हाय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निकाह। निकाह जो है वो अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है मैरिज, और इसे ही हम मुस्लिम लॉ में यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैरिज वी से निकाह। ओके। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप एलएलबी पढ़ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट में मुस्लिम लॉ है, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स करेंगे वो होगा एक जनरल इंट्रोडक्शन निकाह के बारे में, निकाह के ऑब्जेक्टिव, प्री इस्लामिक मैरिजेस, पोस्ट इस्लामिक मैरिजेस, मुत्ता मैरिज और निकाह हलाला। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अगर आप एलएलबी में हैं और आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, और इन दोनों से भी बनता है। और आपको नॉलेज देखिए होनी ही चाहिए अगर आप एलएलएम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और आपका सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ, जैसे उत्तराखंड का पेपर है और यूपी का पेपर है, उसमें मुस्लिम लॉ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और उसमें मेन जो उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग का एरिया होता है वो मैरिज और स्कूल्स और तलाक होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि वीडियो के नोट्स ले सकें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग मैरिज एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज़, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनलाइक हिंदुइज़्म जहाँ पे मैरिज एक सैक्रामेंट होता है, यहाँ पे मुस्लिम लॉ में एक शादी जो होती है, एक निकाह जो होता है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका पर्पस क्या होता है? बहुत सारी फिलोसोफर का ये कहना है कि मैरिज जो होती है इस्लाम में, वो एक रिलीजियस ड्यूटी होती है, और लोगों को शादी करनी चाहिए ताकि एक लीगल प्रोक्रिएशन हो सके बच्चों का। देखिए, जैसे हम आगे वीडियो में चलेंगे आपको पता चलेगा कि क्यों जो निकाह है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और क्यों यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन का लीगलाइज करना। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। देखिए, आप रीड करने के लिए तो ये रीड कर सकते हैं, बट आपको समझ एक्चुअली तब आएगा जब हम आगे की वीडियो देखेंगे। देखिए, अगर आपको मैरिज को समझना है तो एक टाइमलाइन बनाते हैं। मान लीजिए ये एक टाइमलाइन है, और यहाँ पे कुरान रिवील की जा रही है प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, और ये पोस्ट है, पोस्ट इस्लामिक पीरियड, और ये है प्री इस्लामिक पीरियड। ऑलराइट। तो यहाँ पे विमेन, चिल्ड्रन, मेंस, किसी के पास कोई राइट नहीं होते थे। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि सबकी हालत सब बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि इस पीरियड को लिटरली जहीलिया कहा जाता था। और इसे आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कि एज ऑफ इग्नोरेंस। और ये टर्म मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, इससे आप मुल्ला साहब की किताब में पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप पारस दीवान को रेफ़र कर रहे हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि लिटरली प्री इस्लामिक पीरियड को हम जहीलिया कहते थे। और उसके बाद आप ये समझिए कि यहाँ पे जो मैरिज के 3 मेजर टाइप्स थे, मैरिज बाय एग्रीमेंट, मैरिज बाय कैप्चर, इसे हम बाल भी कहते हैं, फिर मैरिज बाय इनहेरिटेंस। मैरिज बाय एग्रीमेंट में ये होता था कि एक ग्रूम जो होगा और ये होगी उसकी वाइफ, यहाँ पे इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था कि इनकी शादी होनी है। ये इंट्रा मैरिज भी हो सकती है, या फिर इंटर मैरिज भी हो सकती है। ऑलराइट, यानी किसी एक ट्राइब में हो सकती है, या फिर किसी अलग अलग ट्राइब में। यहाँ पे विमेन के पास कुछ राइट होते थे। नेक्स्ट है हमारा मैरिज बाय कैप्चर। कैसा आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए वॉर वगैरह में गए हैं, फिर वहाँ पे जो विमेन्स बची, जो जो कंट्री हार गई, वहाँ पे की जो बची हुई विमेन है, इनको कैप्चर कर लिया जाता था और इन्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। ऑलराइट, इनको बेचा खरीदा जाया जाता था, और इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। आप एक मिनट के लिए समझ सकते हैं कि मैरिज बाय एग्रीमेंट में विमेन की कंडीशन फिर भी अच्छी थी, लेकिन मैरिज बाय कैप्चर में उनके पास लिटरली कोई राइट नहीं थे। उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको खरीदा और बेचा जाता था। देखिए, मैरिज बाय इनहेरिटेंस को आप ऐसे समझिए कि अगर एक फ़ादर हैं, उनका डिमाइस हो जा रहा है, तो उस उनकी सारी वाइफ़ उनका सन इनहेरिट कर लेगा। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो वाइफ़ का हो रहा है, उनकी जितनी भी वाइफ़ होंगी। अब देखिए, प्री इस्लामिक पीरियड जो था वहाँ पे कोई कैप नहीं था कि आपकी कितनी वाइफ़ होंगी, तो वहाँ पे लोगों की लिटरली अनलिमिटेड वाइफ़्स होती थी, कोई कैप नहीं। यहाँ पे फादर जो हैं उनकी जितनी भी वाइफ़ है, मान लीजिए अगर उनकी 50 वाइफ़ हैं, तो उनका सन जो है वो सारी वाइफ़ इनहेरिट करेगा एक्सेप्ट हिज़ मदर। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 49 वाइफ़्स अपने फादर की वो इनहेरिट कर रहे हैं। ऑलराइट। देखिए, अब हम देखेंगे पोस्ट इस्लामिक पीरियड में शादी। देखिए, मैरिज जो होती है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट समझा जा रहा है दो लोगों के बीच में। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में आप जानते हैं एक ऑफ़र होता है, फिर एक एक्सेप्टेंस होता है,
फिर उसमें कंसिडरेशन होता है, और फिर कुछ पर्टिकुलर एज होती है जिसके अंडर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ कर रहे हैं तो वो वॉइड होगा। ऑलराइट। वैसे ही निकाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इजब होता है। इजब का मतलब ऑफर, कबूल होता है, यानी एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद मेहर होता है। मेहर जो होता है वो डावर होता है। देखिए, डावर और डाउरी में डिफरेंस होता है। ऑलराइट। तो डावर को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिर अगला फैक्टर निकाह में एज का आता है। एज में आप ये समझ लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर माइनर है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हैं कि अगर बच्चा माइनर है पर उसके गार्जियन के थ्रू हो रही है तो वो निकाह वैलिड होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। जैसे हमारा सबसे फर्स्ट केस लॉ है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। 1886 का ये केस है और इसे जस्टिस महमूद ने सुना था। और इसमें हेल्ड किया गया था कि निकाह जो होता है वो प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको कभी भी सैक्रामेंट नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। तो आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस किसने देखा था। तो आपको बताना है वहाँ पे जस्टिस महमूद ने इनका केस सुना था। ऑलराइट। जस्टिस महमूद, निकाह इज़ प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज सैक्रामेंट। ये इस केस से फॉर्म होने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ऑलराइट। अगला केस है हमारा शोहरत सिंह वर्सेस मुसम्मद जाफरी। यह 1915 का केस है। जस्टिस अली ने इस केस की सुनवाई की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैरिज एक रिलीजियस सेरेमनी होती है। देखिए, आपको इसको क्यों याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कह दिया प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस अली ने इस जजमेंट को टर्न कर दिया है। इन्होंने बोला ये एक रिलीजियस सेरेमनी है और उसके बाद अगली केस में 1993 में ये बोल दिया कि ये सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं। और उस जो 2019 में केस लॉ आया था उसमें जस्टिस ने हेल्ड किया कि निकाह जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना कि सैक्रामेंट। मतलब फर्स्ट वाले इंस्टांस में पहुँचे, बट जो फर्स्ट वाला था उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिबेल है कि नहीं, इसे कभी कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे स्कोप खुला हुआ है कि हो सकता है फ्यूचर में इसे कंसिडर कर लिया जाए कि एक सैक्रामेंट है, बट यहाँ पे बोला है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सैक्रामेंट नहीं है। और यहाँ बोला है कि ये कभी सैक्रामेंट हो ही नहीं सकता। ऑलराइट। तो हाँ, आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो केसेस का नाम, केसेस का ईयर, केसेस के जजेस, इन सबको अच्छे से लिख लीजिए कहीं पे, ताकि ये आपको पेपर में हेल्प कर दे। ओके, ये देखिए। ऑलराइट। और क्या हेल्प किया गया ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। देखिए, अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ मैरिज। एक मैरिज को मैरिज कंसिडर करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये शादी जो है, ये मैरिज जो है वो वैलिड है। इसे हम देखते हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो है सबसे पहले कंपिटेंसी, फिर है नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, फिर है कंसेंट और फिर है फॉर्मेलिटीज़। देखिए, कॉम्पिटेंसी में जो पहला फैक्टर है वो है रिलीजन का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर शादी होनी है तो वो सिर्फ एक मेल और फीमेल के बीच में ही पॉसिबल है। मेल मेल और फीमेल फीमेल में शादी नहीं पॉसिबल है। जो शादी वैलिड होती हैं उससे हम लोग कहते हैं कि ये सही है, ये सही शादी है। ठीक है, ये इस्लामिक टर्म है, तो आप इसे देख लीजिए। वैलिड शादी को हम कहते हैं सही है। जो इरेगुलर होती है उसे हम फासिद कहते हैं। राइट। और उसके बाद जो शादी हमारी वॉइड होती है उसे हम कहते हैं बातिल। बातिल मतलब वॉइड। राइट। तो ये कुछ इस्लामिक टर्म है, इसे आप देख लीजिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका यहाँ से भी फॉर्म हो जाए कि किसे क्या कहते हैं। तो वैलिड शादी को सही शादी कहते हैं, इरेगुलर को फासिद कहते हैं और वॉइड को कहते हैं बातिल। ऑलराइट। आइए देखते हैं कंपिटेंसी में रिलीजन का फैक्टर। हमने पहले भी देख रखा है कि सिर्फ मेल और फीमेल में शादी पॉसिबल है। का मतलब मुस्लिम मेल और मुस्लिम फीमेल। तो इन दोनों की शादी अगर हो रही है तो सुन्नी में भी वैलिड है और शिया में भी वैलिड होगी। अगर मुस्लिम मेल और किताबिया फीमेल की शादी हो रही है तो ये वैलिड रहेगी, लेकिन शिया में ये वॉइड रहेगी। देखिए, किताबिया फीमेल वो होती हैं जो बुक्स को वर्शिप करती हैं। जैसे अगर आप बाइबल ले लीजिए, है ना, तो ये सारी रिलीजन वाली लेडीज़ के साथ अगर मुस्लिम मेन की शादी होगी तो सुन्नी में वो वैलिड रहेगी और शिया में वो वॉइड रहेगी। फिर आ जाता है मुस्लिम मेल और नॉन किताबिया फीमेल। तो इसमें आपकी शादी जो है सुन्नी वाली वो इरेगुलर होगी और शिया में भी इरेगुलर होगी। मुस्लिम मेल की शादी अगर हिंदू फीमेल से हो रही है, तो यहाँ पे विमेन है,
अगर मुस्लिम फीमेल से शादी हो रही है तो वो इर्रेगुलर होगी दोनों जगह। और अगर यहाँ पे शादी हो रही है मुस्लिम वुमेन की, अगर यहाँ पे मुस्लिम वुमेन की शादी हो रही है मुस्लिम मेन के साथ, तो ये वैलिड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है। ऑलराइट। और फिर अगर मुस्लिम वुमेन की शादी हो रही है बाकी किसी भी के साथ, तो ये दोनों जगह वॉइड रहेगा। ऑलराइट। देखिए, इसे याद करने का तरीका ये है कि ये दोनों मुस्लिम फीमेल की, मुस्लिम वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है कि आप मुस्लिम वुमेन की शादी मुस्लिम मेन से ही करवा दो, तो ये वैलिड है। बाकी कोई से भी अगर शादी होगी तो वो वॉइड ही रहेगा। राइट। और ये जो मुस्लिम मेन की क्राइटेरिया वाला है, उसमें अगर मुस्लिम फीमेल से हो रही है शादी तब तो वो वैलिड है, बहुत अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर किताबिया फीमेल से हो रही है तो सिर्फ सुन्नी में वैलिड है, शिया में वो वॉइड रहेगा। और अगर नॉन किताबिया फीमेल से हो रहा है तो ये दोनों जगह इर्रेगुलर है। और अगर हिंदू से हो रही है तो वो भी इर्रेगुलर है। ओके। अब अगला फैक्टर जो है हमारा कॉम्पिटेंसी में, वो है एज का फैक्टर। अब एज में मैंने आपको बताया था कि एक शागिर होता है, एक शरीरी होता है, एक बुलूग होता है। शागिर का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम का है और उसकी शादी होती है तो वो वॉइड एब इनिशियो का मतलब वो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा। फिर शरीरी का मतलब होता है कि बच्चे की उम्र 7 से 15 साल की है, अगर ऐसी शादी गार्जियन के थ्रू हो रही है तो वो वैलिड रहेगी। राइट। अब यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट करने वाला फैक्टर होता है वो ये है कि शिया में शादी करवाने का हक, पहला हक फादर का होता है, और फादर अगर अवेलेबल नहीं है या उनका डिमाइस हो रखा है तो उस केस में ग्रैंड फादर जो है वो इनकी शादी करवा सकता है। और सुन्नी में ये होता है कि यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं और इसी हायरार्की में चलता है कि सबसे फर्स्ट राइट फादर का है, फादर के बाद पैटर्नल फादर का है, जिसके बाद ब्रदर या अदर मेल रिलेटिव, फिर मदर के रिलेटिव, फिर उसके बाद स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब है वक्फ बोर्ड। ऑलराइट। फिर अगली कैटेगरी है हमारी बुलूग की। बुलूग मतलब 15 ईयर्स या अबव। राइट। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हमारा खैर उल बुलूग का। राइट। और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके टीचर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 या 5 मार्कर्स आंसर्स के लिए। राइट। देखिए, खैर उल बुलूग जो है वो राइट है माइनर का कि वो प्यूबर्टी अटेन करने पे या तो मैरिज को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ऑलराइट। अब ये जो है ये मतलब ये जो खैर उल बुलूग का कंसेप्ट है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी इसे कहते हैं, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है अनडिज़ायरेबल मैरिज से। मान लीजिए एक बच्चे की शादी हो जाती जब वो माइनर ही है उसके गार्जियन के थ्रू, और वो शादी में खुश नहीं है, खुश क्या मतलब उसे तो समझ ही नहीं है जब उसकी शादी हो गई। तो अगर वो 15 ईयर्स से कम था जब उसकी शादी हो गई और अभी वो 18 होने वाला है, तो ये जो टाइम स्पैन है इसके बीच में वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का इस्तेमाल करके इस मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकता है। और उसके पास ये टाइम फ्रेम इतने के ही बीच में है। अगर इसने अभी रिप्यूडिएट कर दिया तो मैरिज एंड हो जाएगी। राइट। अब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग एक पर्सन जब प्यूबर्टी को रीच करता है तो उसे कंसिडर किया जाता है कि वो लीगली साउंड है और रिस्पॉन्सिबल है और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है, तो वो अपनी रिलीजियस और लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है। इसलिए यहाँ पे उसकी शादी करवा दी जाती है। ऑल्दो यहाँ पे एज ऑफ प्यूबर्टी को डिफाइन नहीं किया है कि वो एग्जैक्टली क्या रहेगी, बट जब एक इंडिविजुअली फिजिकल या सेक्सुअल मेच्योरिटी तक पहुंच जाता है तो उसे कम्पिटेंट समझा जाता है शादी के लिए। सेक्शन 27 जो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का, वो यही कहता है कि वुमेन को ये राइट मिलना चाहिए कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है अगर वो शादी उसके फादर या गार्जियन के थ्रू हुई है जब उसने 15 ईयर्स ऑफ एज अपनी एज अटेन नहीं की थी। तो यहाँ पे उसके पास ये ऑप्शन है कि वो शादी को रिप्यूडिएट कर ले, और ये रिप्यूडिएशन उसके 18 साल होने से पहले होना चाहिए। वही कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ ऊपर समझाया था। ऑलराइट। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक और कंडीशन इम्पोज की है कि मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको ओवर रूल कर दिया गया था यहाँ पे बहरम खान वर्सेस अख्तारी बेगम। इन्होंने कहा था कि अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड भी है तो ये वाइफ का राइट नहीं छीन लेती है कि वो प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद अपनी शादी को रिप्यूडिएट कर दे। राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को ओवर रूल कर दिया गया था, हटा दिया गया था। देखिए, अगला हमारा जो एसेंशियल कंडीशन है वो है नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री। तो इसमें हमारे पास 3 मेजर टाइप के रिलेशनशिप आते हैं। एक होता है कुर्बत, एक होता है मुसर्रत, एक होता है रिज़ा। आपसे एमसीक्यू में या तो ये वाली टर्म्स दे सकते हैं इस्लामिक टर्म या तो इंग्लिश टर्म, आप दोनों याद रखिए।
जो कुर्बत वाले रिलेशनशिप होते हैं वो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड होते हैं। ये आपके ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, जैसे मदर हो गई, डॉटर हो गई, नीस है, आंट है, सिस्टर है, इनके साथ जो निकाह होता है ये एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड होता है। फिर उसके बाद हमारी कैटेगरी आती है मुसर्रत की। मुसर्रत में जो रिलेशनशिप होता है वो वाया मैरिज होता है, राइट। तो यहाँ पे अ मैन इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग सर्टेन रिलेटिव्स। अब वो वाइफ की मदर हो या वाइफ की ग्रैंड मदर हो या सन की वाइफ हो, इनके साथ मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड है, ऑलराइट। फिर उसके बाद रिजा। रिजा जो होता है उसे फॉस्टर एज कहते हैं, ऑलराइट। फॉस्टर मदर, फॉस्टर ग्रैंड मदर या फॉस्टर सिस्टर के साथ मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या क्या कर लिया। हमने कंपीटेंसी में कर लिया है रिलीजन, एज और प्यूबर्टी। इंसैनिटी, देखिए इंसैनिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ड्यूरिंग द मैरिज कोई पर्सन सेन है तो वो शादी करने के लिए कंपीटेंट है, राइट। तो हमारा कंपीटेंस वाला कैटेगरी कंप्लीट हो गया है। नॉट विद इन प्रोहिबिटेड की डिग्री वाला भी एक कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम कंसेंट की बात करें, कंसेंट अगर फ्रॉड से ली जा रही है तो जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उसके पार्ट पे शादी अवॉइडेबल होती है, ऑलराइट। जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हो रहा है वो चाहे तो कोर्ट मूव करके शादी को, निकाह को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। और कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी कंपल्शन या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपल्शन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो उस केस में शादी वॉइड होगी, और अगर फ्रॉड से ली जा रही है तो वॉइडेबल होगी। कि निकाह के लिए अगर कंसेंट फ्रॉड से लिया जा रहा है तो वो वॉइडेबल होगा। अगर कंसेंट कंपल्शन से लिया जा रहा है तो वो वॉइड होगा, और अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट से तो वो भी वॉइड होगा। देखिए हमारा जो सबसे लास्ट एसेंशियल है वो है फॉर्मेलिटीज़। फॉर्मेलिटीज़ में ऑफ़र होना चाहिए। ऑफ़र में हम कहते हैं इजब, IJAB। इजब होना चाहिए, यानी लड़के को एक्स को वाई को प्रपोज करना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए, जिसका एक्सेप्टेंस वाई करेगी। वाई को, वाई जो कहती है उसके लिए इस्लामिक टर्म है कबूल, KUBOOL, कबूल। और ये दोनों चीज़ें इजब और कबूल सेम सेटिंग में होना चाहिए, ऑलराइट। इसको हम लोग टर्म बोलते हैं कॉन्टेम्पोरोनियस। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस है उसे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ऑफर को, यानी जो कबूल है उसे इजब का मिरर इमेज होना चाहिए। एक्स ने जो बोला है वाई को वही चीज़ एक्सेप्ट करनी है इन कबूल। ये मिरर इमेज होनी चाहिए, ये मिरर इमेज होनी चाहिए, ऑलराइट। और कॉन्टेम्पोरोनियस होनी चाहिए, यानी सेम सिटिंग में होनी चाहिए। देखिए जब निकाह हो रहा होगा तो विटनेस का भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है सुन्नी में। शिया में विटनेस की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो डाइवोर्स के टाइम विटनेस की ज़रूरत होती है शिया में, लेकिन सुन्नी में विटनेस की ज़रूरत होती है सिर्फ मैरिज में। अब कितने विटनेस चाहिए? तो 2 मुस्लिम मेल होने चाहिए। अगर 2 मुस्लिम मेल नहीं हैं तो उस केस में 1 मुस्लिम मेल होना चाहिए और उसके साथ 2 मुस्लिम फीमेल होनी चाहिए। तभी हम ये कहेंगे कि विटनेस हैं पूरे, ऑलराइट। देखिए हमारा अगला टॉपिक है मुत्ता मैरिज। मुत्ता मैरिज जो है वो सिर्फ शिया स्कूल के लोग फॉलो करते हैं। उसमें भी जो इतना अशरिया है सिर्फ वही फॉलो करता है। ये एन्जॉयमेंट पर्पस के लिए और एक फ़िक्स ड्यूरेशन के लिए होती है। इसे इसीलिए टेम्परेरी मैरिज भी कहा जाता है। प्राइमरी सोर्स में ऑल्दो जैसे कुरान है उसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है मुत्ता मैरिज का, बट ये प्रैक्टिस किया जाता है। और फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं ऐसी मैरिज से उन्हें लेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है। और अगर इंसान की 4 शादी हो रखी है वो फिर भी मुत्ता मैरिज परफॉर्म कर सकता है। मानिए अगर एक्स की ऑलरेडी 4 वाइफ हैं, वो फिर भी इन मैरिज के आउटसाइड जाकर के मुत्ता मैरिज को परफॉर्म कर सकता है। आई नो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट ये हमारा लास्ट टॉपिक है, राइट। जस्ट स्टे विद मी। निकाह हलाला जो है वो प्राइमरी सोर्स में मेंशन नहीं है। कुरान का सूरा नंबर 2 वर्स 230 का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है निकाह हलाला, ऑलराइट। फिर निकाह हलाला जो है ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड प्रैक्टिस है। इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन एक्स है, वो वाई से मैरिड है और इनका ट्रिपल तलाक हो गया है, तो उस केस में वाई को एक मैरिज कॉन्ज्यूमेट करनी पड़ेगी पी पर्सन के साथ, ऑलराइट। और जब इस मैरिज को वो कॉन्ज्यूमेट कर देगी और फिर पी के साथ उसका डाइवोर्स होगा, तभी वो जा कर के एक्स से शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है। इसी प्रैक्टिस को निकाह हलाला कहा जाता है। और करेंटली शमीना बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक याचिका, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करती है और पॉलीगैमी को भी चैलेंज करती है।
इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब आप जा कर के इसके MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लेक्चर पता चल ही गया है, तो अब आपको MCQ का रीजनिंग भी समझ में आएगा